वेलकम बैक। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। अभी रिसेंटली आईटी जायंट विप्रो लिमिटेड ने अपने 300 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। और उसके पीछे रीजन ये दिया कि ये सारे के सारे 300 वर्कर जो थे ये मून लाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। उसके बाद से हमारी कंट्री के अंदर ये डिबेट चल पड़ी कि मून लाइटिंग एक्चुअली है क्या, मून लाइटिंग एथिकल है या नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ गए। एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और आईटी सेक्टर में तो इसके लिए धूम मची हुई है। तो इस लेक्चर में अब हम ये जानेंगे कि भाई सारे एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे कि मून लाइटिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, मून लाइटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, मून लाइटिंग कैसे की जाती है, मून लाइटिंग इथिकल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, और जब कोई बंदा एम्प्लॉय मून लाइटिंग करता है तो वो किस तरह से एक्चुअली पकड़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ मून लाइटिंग के एक्चुअली मून लाइटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, मून लाइटिंग का मीनिंग होता है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करना, एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए। ये इन शॉर्ट बोला मैंने। अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो डिटेल में होता क्या है कि देखिए, हर एक एम्प्लॉय का एक प्राइमरी एम्प्लॉयर होता है। प्राइमरी एम्प्लॉयर का मीनिंग होता है जिसके लिए वो एम्प्लॉय फुल टाइम काम करता है, जिसके यहाँ पर वो फुल टाइम जॉब कर रहा है। मान लीजिए अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि एक्चुअली मून लाइटिंग की जो सबसे ज्यादा डिबेट छिड़ी हुई है वो आईटी इंडस्ट्री में ही छिड़ी हुई है। तो हम आईटी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स नाम का एक एम्प्लॉय है और वो विप्रो के लिए फुल टाइम जॉब करता है। मींस विप्रो उसका प्राइमरी एम्प्लॉयर हो गया। और फुल टाइम जॉब मींस मान लें हम उसका टाइम पीरियड है मॉर्निंग 9 to 5 हम जैसे बोलते हैं फुल टाइम जॉब का टाइम पीरियड, ये बेसिकली होता है 9 to 5 का उसका टाइम है। ओके, 8 आवर्स का। अब अगर वो शाम को 5 बजे के बाद, स्पेशली जो फ्री टाइम है, जब वो रात के वक्त में या वीकेंड पर, अगर हम कहें वीकेंड पे मीन सैटरडे संडे को, अगर वो किसी और एम्प्लॉयर के लिए सिमिलर नेचर की जॉब करता है, भाई सिमिलर नेचर की जॉब तो करेगा ही क्योंकि वो आईटी प्रोफेशनल है, सिमिलर नेचर की जॉब करता है, एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए वहां से भी सैलरी लेता है, और जो एक्स्ट्रा जॉब कर रहा है उसका नॉलेज उसके प्राइमरी एम्प्लॉयर को नहीं है या उसने प्राइमरी एम्प्लॉयर को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ऐसी एक्टिविटी जो होती है कहलाती है आपकी मून लाइटिंग। इसके अंदर जो प्राइमरी एम्प्लॉयर होता है उसको ये बात पता नहीं होती कि ये हमारा एम्प्लॉई है जो ये किसी और दूसरे एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहा है। और नेचुरली भाई कोई भी बंदा किसी भी एक सेट ऑफ स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट होता है तो वो उसी नेचर का काम बेसिकली करेगा। तो आई होप अब आपको मून लाइटिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा कि मून लाइटिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करें अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मून लाइटिंग के, भैया मून लाइटिंग की टर्मिनोलॉजी एक्चुअली आई कहां से। एक्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आई यूएस से। अमेरिका के अंदर कुछ एम्प्लॉइज थे, उन्होंने अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के साथ साथ में एक्स्ट्रा कमाई के लिए सेकेंडरी वर्कर्स के साथ में काम करना शुरू किया। कब? जब वो फ्री वक्त में थे, शाम के वक्त में, रात के वक्त में, तो उसको मून लाइटिंग का टर्म दिया गया एक्चुअली। हमारे यहाँ पर ये डिबेट कब से उसमें चर्चा में आई, जब हमारे यहाँ पर अभी अगस्त 2022 इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर एक फूड डिलीवरी कंपनी है स्विगी। उस स्विगी ने अपने एम्प्लॉइज को इस बात के लिए अलाउ किया कि आप चाहें तो हमारे वर्किंग आवर्स के बाद में किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। हुआ ये था कि कोविड 19 के बाद में जो स्विगी का मॉडल है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ग्रो करने का, उतना एक्सपेक्टेडली वो ग्रो नहीं कर पाया। इस वजह से जो उनके एम्प्लॉइज की अर्निंग्स थी वो एम्प्लॉइज की अर्निंग्स भी नहीं बढ़ पाई। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को अलाउ कर दिया कि भाई आप चाहें तो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। इसको अलाव करने के कुछ टाइम के बाद में ऋषभ प्रेम जी जो सीईओ हैं विप्रो लिमिटेड के, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि भाई मून लाइटिंग को उन्होंने अनएथिकल बताया और एम्प्लॉयर के साथ में चीटिंग बताया। यहां से फिर मून लाइटिंग की डिबेट स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद ऋषभ प्रेम जी के बाद मोहनदास पाई का, सीपी गुरनानी जो महिंद्रा टेक के जो सीईओ हैं, उनके भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स इसके फेवर में आए और कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स इसके अपोज के अंदर आए। वहां से जाकर के फिर ये मून लाइटिंग जो है अपने आप में क्या हुआ, डिबेट के अंदर आया। उसके बाद हम थर्ड इसके एस्पेक्ट के बारे में बात करें, रीजन फॉर मून लाइटिंग के। बंदे को मून लाइटिंग के पीछे एक्चुअली रीजन क्या है, स्पेशली इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिया के अंदर 2 साल निकले, वो कोविड पैंडेमिक के निकले, साल 2021 और 21-22। और इस दौरान पर मैक्सिमम आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी कि भाई, और बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के अंडर में उन्होंने कहा कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करें और वहीं से आपको जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे वो पहुंचा दिए जाएंगे, आपको वहीं से उसको बैठ करके काम करना है और रिपोर्ट करते जाएं।
अब इससे क्या हुआ, देखिए इसमें कंपनीज को भी बेनिफिट था, कंपनीज की कॉस्ट कटिंग हो रही थी, बंदा ऑफिस के अंदर आता नहीं है तो उसके जो भी उसके जो दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उनके सेव होते थे। एम्प्लॉइज को बेनिफिट क्या हुआ, देखिए एम्प्लॉइज के पास टाइम बचने लगा। टाइम किसे बचने लगा, जो उसका कम्यूटेशन का टाइम था, कम्यूटेशन मींस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने का टाइम, मान लीजिए अगर 2 घंटे उसमें लगते हैं, जैसे हम बात करें जितने भी जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बैंगलोर हुआ, इधर हुआ, तो यहाँ पर जो कम्यूटेशन का टाइम है ये बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर वहां पर 2 घंटे लगते तो अब उनके वो 2 आवर्स जो थे वो बचने लगे। मींस अगर वो 9 बजे जॉब के लिए जाते तो 8 बजे उनको जॉब के लिए निकलना पड़ता था और शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर पर आते थे। अब वो तो दिन भर घर पर बैठा हुआ बंदा काम कर रहा है, और हो सकता है कि भाई इतना काम उसके पास उस टाइम नहीं हो, और जो 9 to 5 ऑफिस वर्क, ऑफिस आवर्स के अंदर तो ऑफिस में स्टिक रहना है, लेकिन घर पर उसने वो काम जल्दी निपटा दिया। तब उसको लगने लगा, तो उसने क्या किया कि भाई अपने प्राइमरी जॉब के साथ साथ में अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर को बताए बिना दूसरी कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सिमिलर नेचर की जॉब करने के लिए। तो यहां से मून लाइटिंग का पहला रीजन हुआ हमारे इंडिया के अंदर वर्क फ्रॉम होम कल्चर का स्टार्ट होना। उस वर्क फ्रॉम होम के अंदर बंदे के पास में एफिशिएंसी बचती, एनर्जी बचती, अननेसेसरी आने जाने का टाइम बचता, और वो जो सेफ टाइम है और जो उसका जो एक्स्ट्रा वीकेंड के टाइम जो भी टाइम बच रहा था उसमें उसने क्या किया, दूसरी कंपनीज को अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए। दूसरा रीजन ये था कि हमारे इंडिया के अंदर जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्ड आईटी एक्सपर्ट्स की शॉर्टेज होना। हमारे यहाँ पर अभी भी स्किल्ड आईटी एक्सपर्ट की बहुत शॉर्टेज है, मींस स्किल्ड आईटी एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जॉब ज्यादा हैं और एम्प्लॉइज कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड, जो ऐसे जो एम्प्लॉइज को जो ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर लगे हैं उनको वो पार्ट टाइम या दूसरा जो सेकेंडरी जॉब ऑफर करते हैं, और उसके बदले में उनको एक्चुअली सैलरीज ऑफर करते हैं। तो ये 2 रीजन हैं जिस वजह से आज भी बहुत सारा गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन आईटी इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये हमारे 2 रीजन थे जिस वजह से मून लाइटिंग का हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ। पहला क्या कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर का स्टार्ट होना ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, और सेकंड लैक ऑफ या शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स इन इंडिया। अब हम बात करेंगे ये मून लाइटिंग एक्चुअली पकड़ में कैसे आया, किस तरह से इसके केसेस सामने आया। सबसे पहला केस जो आया मून लाइटिंग का वो एक बेंगलुरु बेस्ड आईटी प्रोफेशनल का आया। जब उसके एचआर ने, जो जिस कंपनी में वो प्राइमरी जो उसका एम्प्लॉयर था, उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने देखा कि इस बंदे के एक साथ 7 प्रोविडेंट फंड अकाउंट चल रहे हैं। अब 7 प्रोविडेंट फंड अकाउंट चल रहा है मींस ये बंदा 7 जगह पर एट अ टाइम काम कर रहा है। जो उसका प्राइमरी एम्प्लॉयर है वो तो अपने आप में है ही है, उसके अलावा 6 और एम्प्लॉयर्स के लिए वो बंदा एट अ टाइम काम कर रहा था, अपने फ्री वर्किंग आवर्स में या जो भी आप बोलो, अपने वर्किंग आवर्स में भी कर सकता था भाई। जो उसका 9 to 5 का अगर काम है, अगर 9 to 2 में अगर उसने इस कंपनी का काम निपटा दिया तो बचे हुए टाइम के अंदर वो 6 एक्स्ट्रा कंपनीज के लिए काम कर रहा था। तो सबसे पहला केस आया बेंगलुरु बेस्ड आईटी प्रोफेशनल का, जब उसके एचआर ने देखा कि भाई उसके एक से ज्यादा प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, तो वहां से फिर पता लगा कि भाई बंदा मून लाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद एक दूसरा केस आया मुंबई बेस्ड आईटी फर्म के अंदर, जहां पर जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा था, और जब कंपनी ने एक एम्प्लॉय को बार बार बुलाया कि भाई अब आकर आप ऑफिस ज्वाइन करो, तो उसके बाद भी वो बंदा एक्चुअली ऑफिस में काम करने नहीं आया। बाद में उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे, जूनियर्स थे, उन्होंने एक रेड फ्लैग उठाया कि भाई यहाँ पर इस बंदे के जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं, इस ऑफिशियल ईमेल से इस बंदे ने दूसरी कंपनीज को सिमिलर नेचर की जॉब से रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स किए हैं, तो आप इसको क्या करें, उसको देखें। तो यहां पर ये अपना दूसरा केस उठा। उसके बाद में तीसरा एक केस था कि भाई एक एमएनसी है, एक एमएनसी बेंगलुरु बेस्ड, उसने देखा कि भाई उसके जो 12 कैडर्स थे, जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, वो मून लाइटिंग कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने उन 12 जो आईटी एक्सपर्ट्स थे उनको निकाला नहीं, बल्कि उनकी जॉब को, जो रेगुलर जॉब को, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में कन्वर्ट कर दिया, और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए कि भाई अब आप अपने जो आप दूसरा काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, आप दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरा लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, आप हमारी कंपनी का लैपटॉप यूज नहीं कर सकते। मींस उनको एक उनकी जॉब को कॉन्ट्रैक्ट जॉब के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उनको ये बोला गया कि अब आप फ्रीलांस काम तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप कंपनी के रिसोर्सेज को एक्चुअली यूज नहीं करोगे। अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे अबाउट द एम्प्लॉइज ओपिनियन या एम्प्लॉइज व्यू अबाउट द मून लाइटिंग के। एम्प्लॉइज मून लाइटिंग के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या स्टैंड एक्चुअली रखते हैं।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सर्वे ने जुलाई में 400 लोगों का 400 आईआईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर एक सर्वे किया जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो आईआईटी प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और ये पता लगा है कि आउट ऑफ 400 पीपल 65% लोग ऐसे थे जो मून लाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, मींस अपने प्राइमरी जॉब के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के चलते वो किसी सेकेंडरी एम्प्लॉयर के साथ भी वर्क कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज चीज ये कि उसमें से 42% पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि अगर उनको मून लाइटिंग से रोका गया तो वो जॉब चेंज करने में या उस जॉब को जो प्राइमरी जॉब है उसको छोड़ने के लिए भी रेडी है। मींस अब आप इससे इस काम की नौयत समझ सकते हैं कि भाई ये लोग अपने जो मून लाइटिंग के जो सेकेंडरी जॉब है उसके लिए कितने ज्यादा डिवोटेड होकर के काम कर रहे हैं कि वो अपने प्राइमरी जॉब को छोड़ने या प्राइमरी जॉब को स्विच करने के लिए भी रेडी है। अभी हमने बात की अबाउट द ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब हम बात करेंगे ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके उनके ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस केस में मून लाइटिंग के केस में जो आईटी जायंट्स हैं उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है वो अलग अलग बटी हुई। कुछ लोग मून लाइटिंग के फेवर में हैं, कुछ लोग मून लाइटिंग के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, कुछ लोग मून लाइटिंग के ऊपर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के एक्चुअली चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगेंस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, विप्रो के सीईओ ऋषभ प्रेम जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो क्लियरली मेंशन किया कि जो मून लाइटिंग है अनएथिकल है और ये एक तरह से एम्प्लॉयर के साथ में चीटिंग है। उसके अलावा स्विगी के जो इसके फेवर में जो लोग हैं, मून लाइटिंग के फेवर में, वो भी प्योरली उसके फेवर में नहीं है, उन लोगों ने भी काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेके रखी है। जैसे उसके अंदर फॉर्मर इन्फोसिस डायरेक्टर है मोहनदास पाय, उन्होंने मोहनदास पाय ने कहा कि भाई एक एम्प्लॉई का एक एम्प्लॉयर के साथ में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उस टाइम पीरियड के बाद में अगर वो बंदा अपने पर्सनल रिसोर्सेस को यूज कर किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करता है तो एथिकली अपने आप में रॉन्ग नहीं है। मींस वो उनका कहना ये था कि बंदा अपने वर्किंग आवर्स में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर वो अपना काम करता है ऑनेस्टली और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में, अपने पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ में अगर काम कर रहा है, और उसके बाद अगर वो किसी और कंपनी के लिए काम कर रहा है और अगर कोई एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर रहा है अपने पर्सनल रिसोर्स को यूज करके, कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके नहीं, तो उस केस में इसको अनएथिकल नहीं बोला जा सकता। और बोला गया कि भाई मैं इस केस में फिर यहां पर कंपनी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो, उसकी एसेट को और उसके रिसोर्सेज का यूज नहीं करे, तो फिर इंडिविजुअल फ्री टाइम के अंदर जो चाहे वो अपने जॉब को कर सकता है। उसके अलावा स्विगी के ह्यूमन रिसोर्स ग्रीश मेमन ने भी कहा कि भाई मून लाइटिंग जो है ये फ्यूचर ऑफ वर्क है। और भी जैसे सीपी गुरनानी है, तो सीपी गुरनानी जो महिंद्रा टेक के सीपी गुरनानी, उनके भी अपने ओपिनियन से मून लाइटिंग के बारे में कि भाई उन्होंने कहा कि भाई मून लाइटिंग बंदा चाहे तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में मून लाइटिंग अल्टीमेटली कर सकता है। अब हमारी डिबेट उठती है कि भाई जो ये हमारा मून लाइटिंग है ये एथिकल एक्चुअली है या नहीं है। तो इसके फेवर में और अगेंस्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। देखिए, अगर बंदा एम्प्लॉयर, प्राइमरी एम्प्लॉयर के वर्किंग आवर्स में किसी दूसरे के लिए मून लाइटिंग करता है तो ये अपने आप में अनएथिकल होगा। मींस जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 9 to 5 का टाइम है और 9 to 5 के टाइम के अंदर वो उस टाइम पीरियड में अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर रहा और उस वक्त के अंदर वो टाइम किसी सेकेंडरी एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो ये अपने आप में अनएथिकल होगा। इसके अगेंस्ट अगर वो बंदा अपने वर्किंग आवर्स को पूरा कर ले और वर्किंग आवर्स को पूरा करने के बाद में फिर वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है तो फिर आप इसको एथिकल बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये कि भाई वो जो एम्प्लॉई है वो अपने प्राइमरी एम्प्लॉयर के किसी एसेट को, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, किसी रिसोर्सेज को यूज ना करे। मींस डेटा प्राइमरी एम्प्लॉयर का यूज ना करे, लैपटॉप प्राइमरी एम्प्लॉयर का यूज ना करे। अगर उस बंदे ने टाइम पीरियड के बाद में अपने पर्सनल कंप्यूटर पे अपने पर्सनल डेटा के लिए अगर किसी और के साथ में काम कर रहा है तो फिर एथिकल है। लेकिन अगर वो प्राइमरी एम्प्लॉयर का रिसोर्स, प्राइमरी एम्प्लॉयर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्राइमरी एम्प्लॉयर का एसेट को यूज कर रहा है तो फिर उस केस में वो क्या होगा, अनएथिकल माना जाएगा। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी का डिक्लाइन होना। एक्चुअली होता है क्या है कि भाई आईटी जो है पूरा अपने आप में स्किल्स का काम है और बंदा जब इसके अंदर बहुत सारे जॉब्स के अंदर एक साथ लगता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो
डिक्लाइन होती है। तो अगर बंदे के सेकेंडरी जॉब करने की वजह से उसकी प्राइमरी जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, मींस उसने, देखिए अगर बंदा काम करेगा तो रात को जागकर करेगा या वीकेंड पर करेगा, तो अब उसका जो लेजर का पीरियड है, मींस उसकी जो रिफ्रेशमेंट का या रिक्रिएशन का पीरियड है, वो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। रातों को देर तक जागकर काम कर रहा है, फिर सुबह जल्दी उठ करके अपने प्राइमरी जॉब के लिए भाग रहा है, तो नेचुरली वो बंदा जब थकेगा, एक्सर्शन होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो डिक्लाइन होगी, उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली डाउन होगी। और उसकी प्रोडक्टिविटी के डिक्लाइन होने का और एफिशिएंसी के डाउन होने का सीधा इंपैक्ट उसके प्राइमरी जॉब के ऊपर पड़ेगा, जहां पर वो फुल टाइम एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उस केस में अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा अपने टाइम को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि उसके जो सेकेंडरी वर्क है उससे उसके प्राइमरी वर्क की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस केस में आप इसको अनएथिकल एक्चुअली नहीं बोल सकते। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई आपके प्राइमरी एम्प्लॉयर का आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ रखा है और उस प्राइमरी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये क्लियरली मेंशन है कि आप मून लाइटिंग मींस किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ में साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकते, तो फिर उस केस, और फिर अगर आप करते हो तो फिर वो अनएथिकल होगा। लेकिन अगर किसी भी प्राइमरी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, मींस वो केयर ही नहीं करते, जैसे बहुत सारे प्राइमरी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इस बारे में कोई क्लॉज ही मेंशन नहीं करते, और फिर अगर आप दूसरे ऊपर के जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए उनको फुलफिल करने के बाद में अगर किसी दूसरे सेकेंडरी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, तो फिर उस केस में इसको एथिकल मान लिया जाएगा। उसके बाद हमारा डिबेट का पॉइंट है कि भाई इज इट लीगल, क्या ये इंडिया के अंदर लीगल है या इलीगल है। तो देखिए इसके लीगैलिटी के ऊपर कोई भी क्लॉज या कोई भी लॉ एक्चुअली नहीं बना हुआ। वैसे मैं आपको बताऊं, एक सेक्शन 60 है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, इसके अंदर ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं इनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक टाइम पर एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर, एक से ज्यादा फैक्ट्रीज के अंदर सिमिलर नेचर की जॉब एक्चुअली नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेक्शन 60 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ये वर्कर्स के ऊपर एम्प्लॉयड है, लेकिन ये आईटी प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस के ऊपर जो हायर जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। इट मींस, कहने का मीनिंग ये कि इंडिया के अंदर अभी इसके ऊपर कोई भी लीगल स्टेप नहीं लिया गया और कोई भी लॉ एक्चुअली इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जो ये बेसिकली बताए कि भाई आपका ये जो मून लाइटिंग है ये लीगल है या नहीं है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई किस तरह से एम्प्लॉई मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए इसमें सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है एम्प्लॉई की केयरलेसनेस और उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना। मींस वो कई दफा इतना केयरलेस हो जाता है कि भाई वो प्रिकॉशंस नहीं रखता कि भाई कोई प्रिकॉशंस खास रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई अभी एक एम्प्लॉई जो पकड़ाया जो 7 एक साथ जब साइमल्टेनियसली जॉब करता था, उसके एचआर मैनेजर ने देखा कि उसके 7 प्रोविडेंट फंड अकाउंट थे, तो वहां से वो पकड़ा जाता है। दूसरा इसका पकड़ाने का एक होता है, दूसरा मैंने एक आपको रीजन किसे दिया था कि भाई वहां पर एक मुंबई बेस्ड एम्प्लॉय था, उसके जो जूनियर्स थे उन्होंने रेड फ्लैग लगाया कि भाई इस बंदे के और इस बंदे के जो कंपनी के ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से दूसरी कंपनीज को अलग अलग फाइल्स, हेवी फाइल्स क्या की गई है, ईमेल की गई है। तो ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी होने की वजह से कभी कभी बंदा केयरलेसनेस के अंदर या आलसी मन की वजह से वो क्या करता है, अपने कंपनी के जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है उसी के मेल आईडी से क्या करता है, अलग अलग मेल भेज देगा, तो वहां वो पकड़ा सकता है। दूसरा ये कि भाई वो कंपनी के लैपटॉप को यूज कर रहा है और ये डर होता है एक्चुअली आईटी के अंदर, तो क्या ये डर होता है कि भाई कोई भी उसका लैपटॉप हैक कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, तो वहां पर भी पकड़ने का उसका चांसेस हो जाते हैं। तीसरा ये कि भाई जो उसका सेकेंडरी एम्प्लॉयर होता है वहां से जो सैलरी आ रही है और जो प्राइमरी एम्प्लॉयर की जो सैलरी है वो दोनों एक ही अकाउंट के अंदर आ रही है, तो अगर बैंक डिटेल्स निकल गई या बैंक स्टेटमेंट अगर निकल गया तो वहां से भी उस बंदे के पकड़ाने के चांसेस हैं कि भाई ये बंदा इस प्राइमरी एम्प्लॉयर के साथ साथ में किसी सेकेंडरी एम्प्लॉयर के लिए भी अल्टीमेटली काम करता है। तो यहां पर ये बेसिकली कुछ ऐसे रीजंस थे जिस वजह से कोई भी एम्प्लॉय बेसिकली मून लाइटिंग करते हुए पकड़ाया जा सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था अबाउट द मून लाइटिंग के। भाई मून लाइटिंग के बारे में मैंने पूरा कवर करने का ट्राई किया और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप इस मून लाइटिंग से रिलेटेड अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दे। आप ये बताएं कि भाई आपको मून लाइटिंग एथिकल लगता है या नहीं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, और एम्प्लॉइज को मून लाइटिंग करना चाहिए या नहीं, और जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, या विप्रो ने जो 300 एम्प्लॉइज को निकाला ये अपने आप में करेक्ट एक्शन था भी या नहीं,
और इंडस्ट्री के किस एक्सपर्ट के साथ एक्चुअली आप साथ में जाना चाहेंगे, मून लाइटिंग के फेवर में जाएंगे, मून लाइटिंग के अगेंस्ट में जाएंगे, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।